हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दिशा सिवाच एंड वेलकम टू मिशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हमारे लाइफ प्रोसेस चैप्टर का लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ रहे थे। हमने देखा था कि ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है किसी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। हमने ये भी देख लिया था कि प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है वो किस तरीके से होता है। प्लांट के अंदर जो हम चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करेंगे या तो वो शॉर्ट रेंज का ट्रांसपोर्ट होगा या फिर वो लॉन्ग रेंज का ट्रांसपोर्ट होगा। शॉर्ट रेंज के ट्रांसपोर्ट में हमने डिफ्यूज़न के बारे में पढ़ा था, जिसमें सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिएट डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट आया था। उनके बारे में हम डिटेल्ड में स्टडी कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट फॉर लॉन्ग रेंज देखेंगे। ठीक है, कि प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंसेस का वो लॉन्ग रेंज तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक किस तरीके से होता है, कौन उसकी हेल्प करता है लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रांसपोर्ट में। जैसे कि हमने बताया था, फ्लोएम टिश्यू और जाइलम टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो सब्सटेंसेस का दूर तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। अब हम जब लॉन्ग रेंज का ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे उससे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि प्लांट्स की ज़रूरतें क्या हैं। क्या उनको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, ठीक है, या फिर उनको जो चीज़ों का हमें ट्रांसपोर्ट करना है वो बेसिकली हम किस चीज़ के लिए करते हैं। हम चीज़ों का ट्रांसपोर्ट इसलिए करते हैं ताकि जो प्लांट है वो अच्छे से एक्टिवली ग्रो कर पाए, ठीक है, अपनी ग्रोथ कर पाए, अपने आप को हेल्दी रख सके। तो उसको कितने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, पहले उस चीज़ को देख लेते। एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स इन इज लो। जो प्लांट्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, मतलब उन्हें एनर्जी बहुत कम चाहिए होती है। इंसानों के अंदर अगर हम देखें तो उनके अंदर एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती हैं। ज़्यादा कैसे? जैसे कि हम सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। इवन जब हम सो भी रहे होते हैं उस टाइम पे भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती रहती हैं जो हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी हैं। मतलब हमारे अंदर जब हम इवन रेस्ट भी कर रहे होते हैं उस टाइम पे भी बहुत सारी एनर्जी यूज्ड अप हो रही होती है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लांट्स के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमसे कम है। जैसे कि हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को कवर वैसे भी करते हैं, ठीक है, चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, बोलते हैं, तो इन प्रोसेसेस में हमारी बहुत सारी एनर्जी खर्च होती है। लेकिन प्लांट्स का क्या है, प्लांट्स तो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाते हैं, ठीक है, तो ये भी एनर्जी उनकी बच गई, ठीक है। वो बोलते भी नहीं है तो ये एनर्जी भी उनकी बच गई। तो बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस हैं जो इंसानों में बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करते हैं और प्लांट्स के अंदर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद जो प्लांट की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है ना, वो कम किस लिए है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्लांट्स डू नॉट मूव। प्लांट्स कभी भी मूव नहीं करते, ठीक है, एक जगह से चल के दूसरी जगह पे नहीं जाते हैं। तो इस प्रोसेस में भी क्या लगती है, हमारे एनर्जी लगती है। जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो हमारी एनर्जी तो लगती ही है। हमारी सारी सेल्स क्या करते हैं, हमारी मूवमेंट करवाने में हेल्प करती हैं। हर एक सेल, हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन क्या करता है, हम जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो सब अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और सारी सेल्स, अगर सारे टिश्यूज काम करेंगे तो उसमें एनर्जी तो लगेगी। लेकिन प्लांट्स के अंदर मूवमेंट नहीं होती है, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि उनके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है। दूसरी चीज़ है, प्लांट बॉडीज हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मैनी टिश्यूज। प्लांट की जो बॉडी होती है उसके अंदर बहुत सारी डेड सेल्स होती हैं, बहुत सारे डेड टिश्यूज होते हैं। और हमने एक चीज़ पहले पढ़ी थी कि हमारी जो एनर्जी लगती है ना वो लिविंग सेल्स के अंदर ज़्यादा लगती है, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में पढ़ रहे थे तब हमने ये चीज़ देखी थी कि हर एक सेल के अंदर कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, ठीक है, कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, रिएक्शंस होती रहती हैं जिनके लिए एनर्जी लगानी पड़ती है हमें। लेकिन प्लांट बॉडी के अंदर क्या है, प्लांट बॉडी के अंदर, क्योंकि देखो अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स भी लिविंग है, तो ऑब्वियस सी बात है वो सेल्स से तो बना हुआ होगा, ठीक है। लेकिन प्लांट के अंदर जो ज़्यादातर सेल्स हैं
वो डेड सेल्स होती हैं, ठीक है। प्लांट के अंदर जो ज़्यादातर सेल्स हैं वो कैसी होती हैं, डेड होती हैं, और डेड होती हैं तो इसीलिए वो भी ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं करवाती हैं प्लांट की बॉडी की। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट इज स्लो प्रोसेस थ्रू द डिस्टेंस टू बी ऑपरेटेड इज वेरी लार्ज। प्लांट के अंदर क्या होता है, प्लांट के अंदर जब हम चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, तो वो ट्रांसपोर्ट बिल्कुल धीरे धीरे होता है। अगर ट्रांसपोर्ट धीरे धीरे होगा तो एनर्जी भी वहाँ पे कम लगेगी। अगर ट्रांसपोर्ट वहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी करवाएंगे हम, तो एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। जैसे कि अगर हम हर एक चीज़ को इंसानों से रिलेट करके चलेंगे तो हम अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस का सिस्टम पढ़ रहे थे, तब हमने एक चीज़ देखी थी कि हमारे अंदर जो चीज़ों का ट्रांसपोर्ट है वो बहुत जल्दी होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि मानो हमारी ब्रेन की जो सेल्स हैं, ठीक है, हमारी ब्रेन की जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो अगर वो ऑक्सीजन टाइम से नहीं पहुंची, बहुत जल्दी से अगर ब्रेन की सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची, तो हमारी सेल्स क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। उसके कारण हमारी डेथ भी हो सकती है। या फिर हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन है, भाई ऑर्गन किससे बना हुआ, टिश्यूज से बना हुआ, टिश्यू किससे, सेल से। तो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी सेल हो, चाहे वो हमारी पैर की सेल हो, चाहे वो हमारे हाथ की सेल हो, चाहे वो हमारी ब्रेन की सेल हो, चाहे हार्ट की सेल्स हो, ठीक है, हर एक सेल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत जल्दी से पूरी होनी ज़रूरी हैं। अदरवाइज वहाँ से ना तो एनर्जी जनरेट हो सकेगी और ना ही वो फंक्शन कर पाएंगी, वो डेड हो जाएंगी, ठीक है। वो अपने फंक्शन करना बंद कर देंगे अगर उनको टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिली, उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, ठीक है। तो उसके अंदर क्या ज़रूरी है, हमें बहुत जल्दी ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी है। लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या है, प्लांट्स के अंदर हमें इतना जल्दी से ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमें फास्टली ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसका मतलब है प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन में हमारी एनर्जी लगने वाली थी, वो एनर्जी भी कम लगेगी। और अब हम पढ़ किस चीज़ के बारे में रहे हैं, यही तो पढ़ रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर जो एनर्जी की नीड्स हैं, जो ऊर्जा की ज़रूरत है, वो बहुत ज़्यादा कम है। क्यों? फर्स्ट पॉइंट देखा था कि इसमें एनर्जी की ज़रूरत कम होती है क्योंकि पहली बात तो ये मूव नहीं करते, दूसरी बात इनकी जो पूरी बॉडी बनी होती है वो ज़्यादातर डेड सेल्स से बनी हुई होती है। तीसरी चीज़ हमने ये पढ़ी है कि प्लांट की बॉडी के अंदर जो हम चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करते हैं वो बहुत ही धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी नहीं खर्च करनी पड़ती है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसकी एनर्जी नीड्स कम है। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम मूव एनर्जी स्टोर फ्रॉम द लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम द रूट्स। अब प्लांट के अंदर जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो हम ये भी देख लेते हैं कि भाई ये ट्रांसपोर्ट करेगा वो किस चीज़ का करेगा। तो प्लांट के अंदर बेसिकली किस चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है, प्लांट के अंदर हमारा ट्रांसपोर्ट होता है एक तो रूट्स के अंदर जो पानी आता है, ठीक है, मिट्टी से जो पानी रूट्स के अंदर एंटर किया है, उस पानी की ज़रूरत प्लांट के हर एक ऑर्गन को है, लीव्स को भी है, स्टेम को भी है, फ्रूट्स को भी है, हर एक बॉडी पार्ट को ज़रूरत है। तो हम जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करेंगे, एक तो हमें करना पड़ेगा जड़ से हर एक बॉडी पार्ट तक प्लांट के, ठीक है, और दूसरी चीज़ जो हमारे पत्तियों में खाना बना है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, उसका ट्रांसपोर्ट हमारे पूरी बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर हमें करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे प्लांट की जितनी भी सेल्स हैं, चाहे वो रूट की सेल्स हों, चाहे फिर वो स्टेम की सेल्स हों, चाहे फिर वो कोई और पार्ट की सेल हों प्लांट के, उनको भी किस चीज़ की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। तो हम प्लांट के अंदर बेसिकली किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करेंगे, हम प्लांट के अंदर वाटर का, मिनरल्स का और किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करेंगे, फूड का ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम ये जो चीज़ करेंगे ना कि हमने फूड का ट्रांसपोर्ट किया है, वाटर का ट्रांसपोर्ट किया है, उसको हम किसके थ्रू करेंगे, कौन हेल्प करेगा हमारी प्लांट के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट करने में और प्लांट के अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट करने में? क्या वो अपने आप हो जाएगा? जैसे कि हम अभी लास्ट लेक्चर के अंदर प्लांट में पढ़ के आए हैं कि ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हमारे किसके थ्रू हो जाता था, सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता था, ठीक है, सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता था और उसके लिए हमें कोई एनर्जी भी नहीं लगानी पड़ रही थी। तो क्या इनका फूड का ट्रांसपोर्ट करने में, वाटर का और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करने में क्या हमें एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी क्या? नहीं, ये क्या होते हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, इनके लिए हमें एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है, ठीक है।
तो अब ये देख लेते हैं कि हमारे प्लांट के अंदर हम किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस तरीके से होता है। तो देखो, प्लांट हैव टू पाथवे ऑफ कंडक्टिंग ट्यूब्स। प्लांट के पास दो कंडक्टिंग ट्यूब होती हैं। कंडक्टिंग का मतलब है जो कंडक्ट करे, दो चीजों को आपस में जोड़े। दो इस तरीके की ट्यूब्स होती हैं जो कंडक्ट करने का काम करती हैं। पहली ट्यूब कौन सी होती है, पहला हमारा प्रेजेंट होता है जाइलम टिश्यू। वो क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को रूट्स से लेकर के लीव्स तक या फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है, ठीक है। दूसरा कौन प्रेजेंट होता है, दूसरा हमारी प्लांट बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू क्या करेगा, लीव्स के अंदर जो फूड की फॉर्मेशन हुई है उसको डिफरेंट प्लांट के बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम करेगा। अब एक बात बताओ, इसमें फर्स्ट लाइन में बोला है कि प्लांट्स के अंदर दो पाथवे होते हैं, मतलब दो रास्ते होते हैं कंडक्शन के लिए, और क्या प्रेजेंट होती है वहां पे, ट्यूब होती हैं, ठीक है। प्लांट की बॉडी के अंदर दो ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। मानो ये क्या है, हमारी प्लांट बॉडी है। इस प्लांट बॉडी के अंदर दो ट्यूब्स मिलेंगी, ठीक है। इस तरीके से दो ट्यूब्स मिलेंगी, एक ट्यूब ये हो गई और दूसरी ट्यूब ये हो गई, ठीक है। ये दो ट्यूब्स मिलेंगी। इनका इलेबोरेट करके मैं स्ट्रक्चर आगे बताऊंगी कि जाइलम किस तरीके से क्या हेल्प करता है, फ्लोएम किस तरीके से हेल्प करता है। पहले ये चीज देख लो कि जो ये दो ट्यूब्स होती है ये क्या करेंगी। इनमें से एक ट्यूब है क्या, जाइलम, ठीक है। ये क्या है, जाइलम टिश्यू की ट्यूब है, और दूसरी कौन सी है, हमारी फ्लोएम टिश्यू की ट्यूब है, ठीक है। अब मानो यहाँ पे क्या है, हमारी ऐसे लीव्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ऐसे लीव्स प्रेजेंट हैं। तो ये क्या करेंगी, इन लीव्स से भी, मतलब प्लांट के हर एक बॉडी पार्ट तक ये जो ट्यूब्स ही हैं ये पहुंची हुई होंगी, ठीक है। हमने एक बॉडी पार्ट अज्यूम कर लिया, वो है लीव्स, ठीक है। अब अगर लीव भी बॉडी का एक, प्लांट की बॉडी का एक पार्ट है, रूट्स भी बॉडी का एक, प्लांट की बॉडी का एक पार्ट है, और हमने क्या बताया कि पूरी बॉडी में जो कंडक्शन का काम करेंगी, जो आपस में जोड़ने का काम करेंगी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की एनर्जी नीड्स को, वो सिर्फ दो ही ट्यूब करेंगी। कौन कौन सी ट्यूब, एक तो फ्लोएम ट्यूब करेगी, एक जाइलम ट्यूब करेगी, ठीक है। अब ये जाइलम क्या करेगी, जाइलम हमारे वाटर का प्लस मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करेगी, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करेगी। इस बात से मैं क्या कहना चाहती हूँ कि इस ट्यूब के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या फ्लो करेंगे, वाटर फ्लो करेगा और मिनरल्स फ्लो करेंगे। दूसरी चीज जो हमारा फ्लोएम है, फ्लोएम क्या करेगा, इन पत्तियों से जो खाना बना हुआ है, वहां पे जो फूड की प्रोडक्शन हुई है, उस फूड को हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम करेगी। मतलब जो दूसरी ट्यूब हमने बनाई है, जो फ्लोएम की ट्यूब बनाई है, इसके अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। जाइलम के अंदर वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा, और जो फ्लोएम की ट्यूब है उसके अंदर फूड ट्रेवल करेगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब एक और बात है कि जो ये वाटर का और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो जाइलम की ट्यूब के अंदर सब्सटेंसेस फ्लो कर रहे हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। मतलब उनकी मूवमेंट कैसी होगी, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। कैसी होगी, यूनिडायरेक्शनल होगी। क्यों, क्योंकि हम वाटर कहाँ से लेते हैं, वाटर और मिनरल्स। हमने जब पौधे को पानी देना होता है तो हम उसकी लीव्स को तो पानी पिला के नहीं आते हैं कि लो पानी पी लो, ना ही उसको स्टेम को, ठीक है, ना ही उसके अंदर जो फ्रूट्स लगे हुए होते हैं उनको पानी दे के आते हैं। हम जब पौधे के अंदर पानी देने, पौधे की बॉडी को पानी देने के लिए जाते हैं, तो हम उस जिस मिट्टी के अंदर वो लगा हुआ है पौधा, हम उस मिट्टी के अंदर पानी डालते हैं, ठीक है। तो हमारी जो प्लांट बॉडी होती है, उस प्लांट की बॉडी को वाटर कहाँ से मिलेगा, मिट्टी से मिलेगा। और मिट्टी के अंदर कौन होता है, हमारी मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होती हैं हमारी रूट्स, ठीक है। प्लांट की क्या प्रेजेंट होती हैं, रूट्स प्रेजेंट होती हैं मिट्टी के अंदर। दूसरी चीज,
जब हमें उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, क्योंकि सिर्फ पानी से तो ऐसा नहीं हो सकता कि पानी पानी अगर हम प्लांट को देते रहेंगे तो वो ग्रो करेगा, हमें उसको खाद भी देना पड़ता है, मिनरल्स भी देने पड़ते हैं। तो हम उनके लिए क्या करते हैं, खाद डालते हैं। और वो खाद कैसे डालते हैं, उस मिट्टी को इस तरीके से थोड़ा सा इधर उधर करके उसके अंदर खाद को मिक्स कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, ये एक लॉजिकल चीज है कि अगर हम सारे मिनरल्स, सारे वाटर, ठीक है, या फिर सारे न्यूट्रिएंट्स अगर हम मिट्टी के अंदर दे रहे हैं तो जो प्लांट है वो इनको कहाँ से ले रहा होगा, मिट्टी से ही ले रहा होगा। नहीं तो ऐसा तो है नहीं, हम बेवकूफ़ तो है नहीं कि हमने मिट्टी के अंदर डाले मिनरल्स भी और वाटर भी और प्लांट उनको ले ही नहीं रहा है। तो हम बिना किसी प्रॉफिट के तो कोई काम करते ही नहीं है, ठीक है। जहाँ पे हमें ये लगता है कि भाई हाँ यहाँ ये काम करने से अच्छा होगा, हम उसी काम को करते हैं, ठीक है। ऐसे वेस्ट में हम कुछ भी काम नहीं करते हैं। तो अगर ये प्रोसेस अंदर की नहीं पता, लेकिन वैसे तो सुना होगा सबने कि जो पौधे की जड़ें हैं वो मिट्टी से पानी को अब्जॉर्ब करती हैं, पानी को अवशोषित करती हैं और साथ ही साथ मिनरल्स को भी अवशोषित करती हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेके जाती हैं। अब जड़ें प्रेजेंट होती हैं हमारी मिट्टी के नीचे। जड़ें कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारी मिट्टी के नीचे। अब मिट्टी के नीचे जड़ें हैं और उस जड़ से पानी और मिनरल्स आने वाले हैं। अब वो मिनरल्स चाहिए कहाँ पे हैं, वो मिनरल्स और वो पानी इन पत्तियों के अंदर भी चाहिए हैं, वो स्टेम के अंदर भी चाहिए हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर भी चाहिए है वो वाटर और मिनरल्स। और हर एक बॉडी प्लांट की हर एक बॉडी पार्ट को उस पानी की और उन मिनरल्स की जरूरत है। तो रूट्स को क्या करना पड़ेगा, रूट्स को उस पानी को और मिनरल्स को हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाना पड़ेगा। तो अब एक बात बताओ, क्या इसके पास ये रास्ता है, क्या इन रूट्स के पास ऐसा रास्ता है कि वो नीचे की साइड क्या करें, न्यूट्रिएंट्स का फ्लो करवाएं या फिर पानी का फ्लो करवाएं? नहीं है ना कोई ऑप्शन, क्योंकि इसके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं प्लांट के वो रूट्स से सारे ऊपर की साइड हैं। तो इसका मतलब जो पानी की और मिनरल्स की मूवमेंट होगी, उनकी जो गति होगी वो किस साइड होगी, ऊपर की साइड होगी। ऊपर सिर्फ एक ही डायरेक्शन लगती है इनके, ठीक है। नीचे की साइड कोई भी वाटर की या मिनरल्स की गति नहीं होगी। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो जाइलम ट्यूब के अंदर, ठीक है, जो हमारा जाइलम टिश्यू होगा वो वाटर का और मिनरल्स का फ्लो करवाएगा और वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाएगा। इसीलिए हमने बोल दिया यूनी डायरेक्शनल। यूनी का मतलब होता है सिंगल, यूनी का मतलब होता है सिंगल, डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, ठीक है। मतलब एक ही दिशा के अंदर ये क्या करेंगे, मूवमेंट करवाएंगे सब्सटेंसेस की। इतनी बात आई समझ, ठीक है। अब ये मूवमेंट भी जो हो रही है वो किस साइड की मूवमेंट हो रही है, ये हो रही है अपवर्ड मूवमेंट, ये हो रही है अपवर्ड मूवमेंट। तो इतनी बात आई समझ कि जाइलम टिश्यू क्या करेगा, वाटर के और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करवाएगा और ये जो ट्रांसपोर्ट होगा वो किसी ट्यूब के थ्रू होगा। वो मैं अभी स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से होगा, ठीक है। दूसरी चीज, उस ट्यूब के अंदर जो मूवमेंट होगी पार्टिकल्स की वो एक डायरेक्शन में होगी। कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। इतनी बात आई समझ। उसके बाद आ जाओ फ्लोएम टिश्यू पे। फ्लोएम भी टिश्यू क्या है, वो भी एक कंडक्टिंग ट्यूब की तरह ही काम करेगा, ठीक है। अब कंडक्टिंग ट्यूब है तो इसका मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से। कंडक्टिंग का मतलब है वो हर एक बॉडी पार्ट को आपस में जोड़ने का काम करेगा। किस तरीके से, क्योंकि फ्लोएम टिश्यू का काम होता है फूड का ट्रांसपोर्ट करना। अब फूड कहाँ पे बनता है, फूड हमारा प्लांट बॉडी के अंदर बनता है लीव्स के अंदर, लीव्स के अंदर। और लीव्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, लीव्स प्रेजेंट होती हैं हमारे प्लांट के ऊपर की साइड, ठीक है, प्लांट के ऊपर की साइड प्रेजेंट होती हैं। अब एक बात बताना, अब अगर लीव्स प्लांट के ऊपर की साइड प्रेजेंट हैं तो ये जो खाने की जरूरत है वो कौन से बॉडी पार्ट को है, प्लांट के हर एक बॉडी पार्ट को है। भाई उसके रूट्स को भी जरूरत है इस फूड की, उसके स्टेम्स को भी जरूरत है उस फूड की, और बाकी जितने भी ब्रांचेस हैं उनको भी जरूरत है। जो लीव्स हैं, अब इसके ऊपर भी तो प्लांट के बाकी पार्ट्स रह जाएंगे, ठीक है। अब जो प्लांट के बाकी बॉडी पार्ट्स हैं, इस लीव से जो फूड है उसकी मूवमेंट होगी अब फ्लोएम टिश्यू के थ्रू, और वो कहाँ पे होगी, वो नीचे की साइड भी होगी, ठीक है। वो खाना रूट्स तक भी जाएगा, कहाँ जाएगा, वो रूट्स तक भी जाएगा। साथ ही साथ ये खाना दूसरी ब्रांचेस तक भी जाएगा, ये ऊपर की ब्रांचेस तक भी जाएगा, ये लेफ्ट ब्रांचेस तक भी और राइट ब्रांचेस तक भी जाएगा।
और नीचे की साइड रूट तक भी जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो फूड है, जो लीव्स के अंदर फूड की प्रिपरेशन हुई है प्लांट के अंदर, उसकी मूवमेंट होगी फ्लोएम ट्यूब के थ्रू, और वो जो मूवमेंट होगी वो मल्टी डायरेक्शनल होगी। वो कैसी होगी? मल्टी डायरेक्शनल। वो होगी मल्टी डायरेक्शनल। मल्टी का मतलब होता है मैनी, बहुत सारी डायरेक्शंस के अंदर क्या होगी? उस फूड की मूवमेंट होगी फ्लोएम टिश्यू के थ्रू। अब जो बहुत सारी डायरेक्शंस हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी? अपवार्ड डायरेक्शन भी हो जाएगी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? अपवार्ड डायरेक्शन भी हो जाएगी, दूसरी डाउनवर्ड डायरेक्शन भी हो जाएगी। ठीक है, लेफ्ट भी हो जाएगी और राइट भी हो जाएगी, लेफ्ट भी हो जाएगी और राइट डायरेक्शन भी हो जाएगी। इतनी बात आई समझ? ठीक है, तो इसका मतलब इतनी बातें क्लियर हुई कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रांसपोर्ट कराने के लिए हमें दो टिश्यूज की जरूरत होती है, एक जाइलम टिश्यू की, एक फ्लोएम टिश्यू की। एक जाइलम टिश्यू की, एक फ्लोएम टिश्यू की जरूरत होती है। अब अगर टिश्यू है तो वो सेल्स से बने हुए होंगे। ठीक है, वो हम अभी देखेंगे कि वो सेल्स किस तरीके से इस ट्यूब का निर्माण करती हैं। तो एक ट्यूब प्रेजेंट है जिसको हम फ्लोएम की ट्यूब बोलेंगे, एक प्रेजेंट है हमारे प्लांट बॉडी के अंदर जाइलम की ट्यूब। जो जाइलम की ट्यूब है उस ट्यूब के अंदर कुछ ना कुछ तो फ्लो करेगा। जाइलम की ट्यूब के अंदर वाटर और मिनरल्स फ्लो करेंगे, फ्लोएम के अंदर फूड फ्लो करेगा। अब जो फ्लोएम के अंदर फूड फ्लो कर रहा है वो हर एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो करेगा। ठीक है, मल्टी डायरेक्शनल फ्लो होगा उसका। लेकिन जो जाइलम के अंदर वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा उसका। ठीक, और वो किस साइड होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ऊपर की साइड होगा। आई होप इतना क्लियर हो चुका होगा सबको। अब उसके बाद आ जाते हैं कि हमारा ये जो जाइलम टिश्यू है वो वाटर का और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से करवाता है, और हमारा जो फ्लोएम टिश्यू है वो किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बना लेते हैं, ये कोई एक पेड़ है। ठीक है, ये क्या है? एक ट्री है। अब ट्री है तो उसकी क्या होंगी? रूट्स भी होंगी। इस तरीके से क्या होंगी? रूट्स भी होंगी। पहले हम जाइलम टिश्यू के बारे में देख लेते हैं कि जाइलम टिश्यू क्या करेगा। अब ये रूट्स हैं, ये रूट्स क्या करेंगी? सोयल के अंदर होंगी। कहाँ पे होंगी? ये सोयल के अंदर होंगी। ये क्या प्रेजेंट है? हमारे सोयल है। ठीक है, ये क्या है? रूट्स है। रूट्स को क्या करना है? जाइलम टिश्यू तक पहुंचना पड़ेगा। जाइलम टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अब ये जो रूट्स हैं इनके अंदर प्रेजेंट होता है जाइलम टिश्यू, इनके अंदर प्रेजेंट होता है जाइलम टिश्यू। अब उस तक कहाँ से पहुंचेंगी ये? तो देखो ये क्या है? हमारा जाइलम टिश्यू, जाइलम टिश्यू। रूट्स का जो सरफेस एरिया है वो कितना प्रेजेंट होगा? भाई देखो पूरा प्लांट है तो उसको जो पानी की ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा होगी, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो रूट्स को ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अकेली रूट्स इस सरफेस एरिया से तो क्या नहीं कर सकती? ज़्यादा से ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो अगर उसको ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करना है मिट्टी से तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपना सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन रूट्स इतनी तो अपनी मनमर्जी नहीं चला सकती कि वो फैल जाएंगी कहीं पे। वो क्या करेंगी? देखो अगर ये रूट्स भी है ना तो रूट्स भी क्या है? बॉडी का ऑर्गन है, और ऑर्गन किससे बने हुए होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज से, और टिश्यू किससे बने हुए होते हैं? सेल्स से। इसका मतलब ये रूट्स भी किससे बनी हुई हैं? सेल्स से बनी हुई है। ये रूट्स भी किससे बनी हुई हैं? इन सेल्स से बनी हुई हैं। ठीक है, ये क्या है? सेल्स हैं। सेल्स से क्या बना हुआ है? प्लांट की बॉडी का एक पार्ट जो कि रूट है वो सेल्स से बना हुआ है। ये सेल्स क्या करेंगी? ये सारी सेल्स अपने पोजीशन में ही रहेंगी, लेकिन इनमें से कुछ एक सेल्स ऐसी होंगी, इन रूट की सेल्स में से कुछ एक सेल्स ऐसी होंगी जो कि अपने आप को एक्टिवेट कर लेंगी, जो कि अपने आप को एक्टिवेट कर लेंगी और वो चेंज हो जाएंगी रूट
हेयर्स के अंदर। तो ये जो रूट हेयर्स होते हैं वो रूट हेयर कहीं और से नहीं आते, या फिर हम उसको जाके नहीं लगा के आते उसके ऊपर सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। जो हमारी रूट्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली टाइम के बाद क्या कर लेती हैं, कुछ टाइम के बाद इन रूट्स में से ही अपने आप जो हमारी रूट की सेल्स होती हैं वो अपने आप ही डेवलप होने लग जाती हैं, और इस तरीके से छोटी छोटी प्रोजेक्शन हमें रूट्स के ऊपर दिखाई देते हैं, जिसे हम बोलते हैं रूट हेयर्स। क्योंकि ये बहुत पतली पतली स्ट्रक्चर्स होती हैं और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इसीलिए हम इनको रूट के हेयर्स बोलते हैं। रूट्स के ऊपर प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली हम रूट से ही रिलेट करेंगे, और हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है तो हम इनको रूट हेयर बोल देंगे। इतनी बात आई समझ कि जो हमारी रूट्स होती हैं वो भी तो किसी सेल से बनी हुई होंगी, लेकिन जो उनकी बिल्कुल बाहर की सेल होगी, ठीक है, जो उनकी एपिडर्मिस होगी, ठीक है, एपिडर्मिस एपी का मतलब होता है अपर पार्ट, ऊपर का पार्ट। किसी की भी बॉडी हो, चाहे वो प्लांट की बॉडी हो चाहे वो एनिमल की बॉडी हो, जो बिल्कुल बाहर वाली लेयर होगी उसको हम बोलेंगे एपी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एपी। एपी का मतलब होता है आउटर, और डर्म का मतलब होता है लेयर, चमड़ी, ठीक है। हमारी भी ये जो स्किन है वो भी क्या है, एक तरीके से एपिडर्मिस ही तो है, ठीक है, वो क्या है, एपिडर्मिस है। इसी तरीके से प्लांट की भी क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, एपिडर्मिस क्या है, इसके सबसे बाहर वाली लेयर है। अब जो रूट्स के बाहर वाली लेयर है वो किससे बनी हुई होगी, वो भी सेल से ही बनी होगी। उन सेल्स में से, उन बहुत सारी सेल्स में से कुछ एक सेल्स अपने आप को डेवलप कर लेंगी, अपने आप को विकसित कर लेंगी, ठीक है, क्योंकि रूट्स का काम है भाई पानी अब्सॉर्ब करने का। उनमें से कुछ सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी कि हम करेंगे, ज्यादा पानी अब्सॉर्ब हम करेंगे। जैसे कि क्लास के अंदर अगर टीचर बोलता है कि कल ये टॉपिक कौन करके आएगा याद, तो एक्साइटमेंट में कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि सर मैं करके लेके आऊंगा, मैं करके लेके आऊंगा, ठीक है, वही हालत कुछ इनकी होती है, ठीक है। ये क्या करती हैं, इनमें से कुछ सेल एक्टिवेट हो जाती हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं, और वो एक्साइटेड होके करते हैं कि हम सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन करेंगे पानी का। इसीलिए वो रूट हेयर्स की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। रूट हेयर्स की फॉर्म में क्या हो जाएंगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, बदल जाएंगी। अब इन्होंने क्या किया है, इन रूट हेयर्स ने सिर्फ सरफेस एरिया इंक्रीज किया है रूट्स का। अब ये क्या करेंगी, पानी को अब्सॉर्ब करेंगी। सबसे पहले जो यहाँ पे पानी का अब्सॉर्प्शन होगा वो डिफ्यूजन के थ्रू होगा। वो जो अब्सॉर्प्शन होगा पानी का वो डिफ्यूजन के थ्रू होगा। और डिफ्यूजन क्या बताया था, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जहाँ पे पानी की ज्यादा कंसंट्रेशन होगी या फिर मॉलिक्यूल्स की ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, वहां से जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है वहां पे ऑटोमेटिकली बिना एनर्जी का यूज किए उन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो जाएगी। अब मिट्टी के अंदर बहुत सारा पानी है, मिट्टी के अंदर बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन पौधे की जड़ों के अंदर बहुत कम पानी है। यहाँ पे कंसंट्रेशन पानी की ज्यादा है, यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन कम है, तो ऑटोमेटिकली डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर की मूवमेंट हो जाएगी। इतनी बात आई समझ के हमारे जो पानी की मूवमेंट है वो मिट्टी से कहाँ, रूट्स के अंदर हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट हो जाएगी अपने आप। अब वो जो मूवमेंट हुई है वो डिफरेंट सेल्स क्या करेंगी, आपस में डिफ्यूजन करवाएंगी भाई, ठीक है। जैसे कि अब ये एक सेल है, ऐसा तो है नहीं कि हर एक सेल की लेयर के पास में जाइलम टिश्यू मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो जाइलम टिश्यू होता है वो बीच से में प्रेजेंट होता है। अब वो बीच में प्रेजेंट है तो बहुत सारी सेल्स को क्रॉस करके जाना पड़ेगा ना पानी को। तो पानी क्या करेगा, यहाँ पे मानो क्या है, हमारा जाइलम टिश्यू है, जाइलम टिश्यू की ये लेयर है, ठीक है, जाइलम टिश्यू की लेयर है। अब वो जो जाइलम टिश्यू की लेयर है और यहाँ पे क्या है, हमारी रूट की एपिडर्मिस है, तो यहाँ से जब पानी एंटर करेगा तो डिफरेंट सेल से होता हुआ जाएगा। अब ये बहुत सारी जो सेल्स हैं वो क्या करेंगी, यहाँ पे पानी आ जाएगा, इसमें पानी की कंसंट्रेशन कम है तो इस सेमी परमेबल के थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू पानी यहाँ पे एंटर कर जाएगा। तो सेल टू सेल डिफ्यूजन के थ्रू बिना किसी एनर्जी का यूज किए पानी आगे बढ़ता रहेगा, रूट्स के अंदर बढ़ता रहेगा, फिर वो पहुंचेगा जाइलम टिश्यू तक। चलो मान लिया कि रूट्स ने यहाँ से पानी लिया और डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ तक पहुंच गया, लेकिन प्लांट की बॉडी की लेंथ, उसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, तो केवल डिफ्यूजन के थ्रू
हम लीव्स तक या फिर बाकी बॉडी पार्ट्स तक, प्लांट के बाकी बॉडी पार्ट्स तक हम सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू ही पानी को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें उसके लिए जाइलम टिश्यू चाहिए पड़ेगा। ठीक है, जाइलम टिश्यू क्या करेगा, उसका ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करेगा। अब देखो जाइलम टिश्यू किससे बना हुआ होता है, जो हमारा जाइलम टिश्यू है वो बना किससे होगा, हमारा जाइलम टिश्यू किससे बना हुआ होगा, जाइलम टिश्यू हमारा बना हुआ होगा कुछ स्पेशल टाइप की, जाइलम टिश्यू बना हुआ होगा कुछ टाइप की सेल्स से। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं टिश्यू की, तो टिश्यू किससे बना हुआ होता है, कुछ स्पेशल सेल्स से बना हुआ होता है। अब अगर सेल्स से बना हुआ है तो वो सेल्स होती कौन कौन से टाइप की हैं ये देख लेते हैं। देखो जो हमारा जाइलम टिश्यू है वो कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स से मिलके बना हुआ है, जिनमें से कौन आएंगी, ट्रैकेट्स आएंगी, वेसल्स आएंगी, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा आएंगी। ठीक है, जाइलम जो टिश्यू है वो बहुत सारी सेल्स से मिलके बना हुआ होता है। अब वो सेल्स हैं कौन कौन सी, वो सेल्स हैं हमारी ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। अब इनके अंदर एक चीज नोटिस करना कि इसके अंदर है ना सिर्फ एक ही ऐसी सेल, एक ही टाइप की ऐसी सेल्स होती हैं जो लिविंग होती हैं, जिनको हम बोलेंगे जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमेटस सेल्स लिविंग होती हैं, बाकी सारी डेड सेल्स होती हैं। जाइलम टिश्यू के बारे में हम इलेबोरेट करके बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 9th क्लास में हमारा ये पूरा चैप्टर था जिसके बारे में पहले पढ़ चुका होगा आप सबने, आई होप। अब हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो अब हम ये देखेंगे कि जाइलम टिश्यू के अंदर ये जो 4 टाइप की सेल्स हैं उनमें से पानी का और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कराने में कौन हेल्प कर रहा है। तो ट्रांसपोर्ट करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। क्या कर रही हैं हेल्प, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स हमारी हेल्प कर रही हैं ट्रांसपोर्ट करवाने में। अब ये ट्रैकेट्स और जो वेसल्स हैं, ट्रैकेट्स और जो वेसल्स हैं वो किस तरीके से हमारी हेल्प करेंगी इस पानी को आगे पहुंचाने में। तो देखो जो हमारी ट्रैकेट्स होती हैं उनकी शेप होती है इलोंगेटेड शेप। ठीक है, उनकी होती है इलोंगेटेड शेप। ठीक है, कैसी शेप होगी, इलोंगेटेड शेप होगी। और वो इलोंगेटेड शेप क्या करेगी, उनके दोनों टेपरिंग एंड होंगे। ठीक है, बहुत सारी इस तरीके से इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ये इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट है और वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होंगी कि वो एक दूसरे की बॉडी के ऊपर इस तरह प्रेजेंट होंगी। ठीक है, अब ये जो सेल्स है ना, इनके अंदर कौन एंटर करेगा, पानी एंटर करेगा। इनके अंदर कौन एंटर करेगा, पानी एंटर करेगा। अब जब पानी इसके अंदर एंटर करेगा तो ऐसा तो है नहीं कि ये पानी सिर्फ इस सेल को क्रॉस करके, भाई हर एक के दीवार आ जाएगी, अगर हर एक सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी तो कितना क्रॉस करके जाएगा ये। ठीक है, तो इसको जाने में मुश्किल होगी। तो पानी को आगे मूव करने में मुश्किल ना हो इसीलिए ये जो सेल्स होती हैं इनके अंदर छोटे छोटे परफोरेशंस होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं, जिनके कारण यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होंगे, जिनके कारण क्या करेगा पानी एक सेल से दूसरी सेल तक, एक ट्रैकेट से दूसरी ट्रैकेट तक मूव करेगा। इतनी बात आई समझ। अब ट्रैकेट के बाद जब वो मूव करेगा, ट्रैकेट्स में तो वो मूव करता रहेगा, उसके बाद वो ज्वाइन कर लेगा वेसल्स को। ठीक है, उसके बाद वो ज्वाइन कर लेगा वेसल्स को। और फिर उसके बाद क्या होगा, जब पानी ट्रैकेट्स के अंदर पहुंच गया उसके बाद फिर वो वेसल्स में पहुंच जाएगा। और वेसल्स क्या होती हैं, ऐसे पतली पतली नलिकाएं होती हैं। अब उन नलिकाओं से क्या करेगा, ये पूरा प्लांट है, यहाँ से जाएंगी ये वेसल्स। ठीक है, यहाँ से जाएंगी वेसल्स कहाँ तक, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगी, इस तरीके से सेल्स प्रेजेंट होंगी। और वो जो सेल्स हैं, ठीक है, ये जो सेल्स हैं वो आगे जा करके वेसल्स के साथ में कनेक्ट हो जाएंगी। अब वो जो वेसल्स हैं उनके अंदर भी परफोरेशंस होंगी, उनके अंदर भी छोटे छोटे छेद होंगे। अब वो वेसल्स एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखी जाएंगी और वो एक दूसरे के ऊपर आकर के क्या कर देंगी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निर्माण कर देंगी। तो हमारा जो जाइलम है वो जाइलम क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करेगा। किस तरीके से करेगा, सबसे पहले रूट्स में से सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक सेल से दूसरी सेल तक होते हुए जाइलम टिश्यू तक वाटर और मिनरल्स पहुंचेंगे। उसके बाद जो जाइलम टिश्यू है उसके अंदर 4 तरीके की सेल्स होती हैं, लेकिन 4 तरीके की सेल्स के अंदर से सिर्फ 2 ही सेल ऐसी होती हैं जो हमारे
मिनरल्स का और वाटर का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगी, जिनका नाम है जाइलम की ट्रैकेट्स और दूसरी है जाइलम वेसल्स। ट्रैकेट्स और वेसल्स, अब ट्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले पानी एंटर कर जाएगा। ट्रैकेट्स एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर चिपकी हुई होती हैं, ठीक है। अब उनके अंदर जो पानी का ट्रांसपोर्ट होगा वो किस तरीके से होगा, अगर वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे चिपक के या फिर उनके ऊपर लेयर बना के हैं तो उनके बीच में है ना छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं, ताकि पानी एक सेल से दूसरी सेल तक मूव कर सके। अब जब वो एक सेल से दूसरी सेल तक मूव करेगा, उसके बाद वो वेसल में एंटर कर जाएगा। सॉरी, ये वेसल क्या करेगी, ये वेसल फिर वाटर को और मिनरल्स को, किसको, वाटर को और मिनरल्स को प्लांट की रूट्स तक, लीव्स तक बोल दो, या फिर किसी भी दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम करेंगी। स्पेशली लीव्स की बात इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वहां पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, वहां पे हमें पानी की, मिनरल्स की, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए हम बोलते हैं एग्जाम्पल के लिए कि हमारा जो ये वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो लीव्स तक जा रहा है, ठीक है। अब पता चला कि ऐसे वेसल्स होंगी और इनके बीच में ऐसे है ना शीट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, इलोंगेटेड सेल्स होंगे, जिनको हम ट्रैकेट्स बोलेंगे, ठीक है, ट्रैकेट्स बोलेंगे। और उसके बाद वो कहाँ पे एंटर कर जाएगी, वो वेसल्स में एंटर कर जाएगी, जिसके बाद उसका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अब दूसरी चीज कौन सी आई थी, दूसरी चीज आई थी हमारी फ्लोएम की, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, हमारा फ्लोएम टिश्यू होता है। फ्लोएम टिश्यू का क्या काम है, फ्लोएम टिश्यू का काम है एक जगह से लेकर के दूसरी जगह तक, एक जगह से दूसरी जगह तक हमारे फूड का ट्रांसपोर्ट करना होता है, ग्लूकोज का या फिर फूड का वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। इसी तरीके से जो हमारा फ्लोएम टिश्यू है, अगर टिश्यू है तो वो भी किससे बना हुआ होगा, अलग अलग टाइप के सेल्स से बना हुआ होगा। और जो फ्लोएम टिश्यू है उसके अंदर भी 4 तरीके की सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सी, सिव ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। ये 4 तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्योंकि हम प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे 4 सेल्स में से उन सेल्स को देखेंगे जो हमारी फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही हैं। तो इन 4 सेल्स में से ऐसी कौन सी सेल्स हैं जो हमारे फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही हैं, तो वो है हमारी सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। अब ये सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल क्या करेंगी, ये सीव और कंपेनियन सेल दोनों आपस में इकट्ठी होकर के फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगी। अब जो ये सीव ट्यूब्स हैं, ठीक है, जो ये सीव ट्यूब्स हैं वो सीव ट्यूब्स बिना न्यूक्लियस की होती हैं, ठीक है। जो हमारी सीव ट्यूब्स होती हैं, सीव ट्यूब्स हैं वो बिना न्यूक्लियस की होते हैं, ठीक है, विदाउट न्यूक्लियस, विदाउट न्यूक्लियस। अब इन सीव ट्यूब्स के अंदर क्या आ जाएगा, इन सीव ट्यूब्स के अंदर फूड आ जाएगा, ठीक है। कहाँ से आएगा, लीव्स से आएगा, क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि जो हमारा फ्लोएम टिश्यू होता है वो मल्टी डायरेक्शन में क्या करता है, हमारे फूड का ट्रांसपोर्ट करवाता है। और वो फूड का ट्रांसपोर्ट जो करवाएगा वो स्टार्ट कहाँ से होगा, लीव्स से होगा, क्योंकि हमारे पूरे प्लांट की बॉडी में जो खाना बनने की प्रोसेस होती है वो लीव्स के अंदर होती है। तो ये जो फ्लोएम टिश्यू है अपना स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, ये अपनी स्टार्टिंग करेंगे लीव्स से। तो लीव्स से फ्लोएम टिश्यू जनरेट हुआ, ठीक है। अब जो फ्लोएम टिश्यू है उसके अंदर 2 टाइप के सेल्स हैं जो कि क्या करेंगी, फूड को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम करेंगी। ये जो सीव ट्यूब्स हैं इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो अब इनके अंदर जो फूड आया है, ठीक है, जो फूड आया है वो क्या करेगा, अब मान लो इसके अंदर क्या आ गया, फूड आ गया। अब ये सीव ट्यूब क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, ये सेल्स क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर अपनी प्रोजेक्शन कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से और सीव ट्यूब प्रेजेंट होंगी, इसी तरीके से एक और सीव ट्यूब प्रेजेंट होगी, और यहाँ पे भी एक सीव ट्यूब प्रेजेंट होगी। ये फूड क्या करेगा, इस सेल से इस सेल में, इस सेल से इस सेल में, और इस सेल से इस सेल में किस तरीके से एंटर करेगा। तो सीधी सी बात है कि इसको क्या करना पड़ेगा, अगर इस फूड को पहुंचाना है तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी क्या करनी पड़ेगी, इस तरीके से होल करने पड़ेंगी। आई थिंक ये थोड़े ज़्यादा हो गए,
लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। उन होल्स के थ्रू क्या होगा, उन होल्स के थ्रू ये फूड मटेरियल है वो एक सेल से दूसरी सेल के अंदर चला जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, हमारा फूड का ट्रांसपोर्ट होगा लीव्स से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक प्लांट के। एक बात बताओ, किसी भी सेल को जिंदा रहने के लिए उसकी सेल मेम्ब्रेन होनी जरूरी है, न्यूक्लियस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कंट्रोल सेंटर होता है, ठीक है। जैसे हमारे अंदर जो ब्रेन होता है ना, हमारे अंदर दिमाग का होना बहुत जरूरी है, जो हमारी सारी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। उसी तरीके से सेल के अंदर न्यूक्लियस काम करता है, न्यूक्लियस उस बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर इन सेल्स के पास में न्यूक्लियस ही नहीं है तो ये कैसे सरवाइव कर पाएंगी, नहीं सरवाइव कर पाएंगी। तो इनकी हेल्प करने के लिए कौन प्रेजेंट होती है, कंपेनियन सेल प्रेजेंट होती है। कौन प्रेजेंट होंगी, कंपेनियन सेल प्रेजेंट होंगी। वो कंपेनियन सेल क्या करेंगी, इसको सराउंड करी रहेंगी, ठीक है, वो इसके चारों ओर इस तरीके से घेरा बनाए रहेंगी, ठीक है, इनको सपोर्ट करने का काम करेंगी। ये क्या है, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होंगी। और ये कंपेनियन सेल और जो मैंने सीव ट्यूब बताई हैं, ये किसका पार्ट है, ये फ्लोएम टिश्यू का पार्ट है। फ्लोएम टिश्यू में 4 सेल्स थी, जिनमें से 2 सेल्स फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही हैं। अब इनके अंदर कोई न्यूक्लियस है नहीं, सीव ट्यूब्स के अंदर, इनके अंदर से क्या होगा, फूड पास होता रहेगा। कंपेनियन सेल क्या करेंगी, कंपेनियन सेल फूड के ट्रांसपोर्टेशन में इनकी हेल्प करेंगी, इनका सपोर्ट करेंगी, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं है ना, तो ये अपने फंक्शनिंग नहीं कर सकते अच्छे से। तो इनके सपोर्ट के लिए ये इनकी क्या है, बड़ा भाई है, ये मान लो, ठीक है। सीव ट्यूब्स का बड़ा भाई कौन है, कंपेनियन सेल्स है। कंपेनियन सेल इसको सपोर्ट करने का काम करेंगी, क्या करेंगे, इसको सपोर्ट करने का काम करेंगे। अब अगर वो इनको सपोर्ट कर रही है तो फ्लोएम टिश्यू क्या करेगा, आसानी से फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा भाई, ठीक है। लीव्स से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक क्या करेगा, फूड को पहुंचाने का काम करेगा। हेल्प किसने करी, सीव ट्यूब्स की हेल्प करी कंपेनियन सेल्स ने। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, पूरी एक ट्यूब लाइक सिस्टम बन जाएगा, एक ट्यूब बन जाएगी। और वो ट्यूब क्या करेगी, वो ट्यूब क्या करेगी, फूड का ट्रांसपोर्ट करवाएगी। अब जैसे कंपेनियन सेल्स है ना, ये कंपेनियन सेल्स भी ऐसे प्रेजेंट होती हैं, ये कंपेनियन सेल्स भी इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं। अब इनके अंदर भी यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि जो फूड है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके, ठीक है। ये बहुत सारी कंपेनियन सेल्स भी एक के ऊपर एक इस तरीके से एडजस्ट हो करके एक पूरी ट्यूब का निर्माण करते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। फ्लोएम और जाइलम के बाद में आई थिंक इतनी बातें आ गई होंगी समझ। अब उसके बाद देख लेते हैं कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे थे हम कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, फ्लोएम टिश्यू के थ्रू और जाइलम टिश्यू के थ्रू। ये भी बता दिया कि किस तरीके से होता है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि भाई इसको हम लिखेंगे किस तरीके से, ठीक है, कि जो हमारा फ्लोएम टिश्यू है या जाइलम टिश्यू है वो सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट करने में किस तरीके से हमारी हेल्प करेगा। फ्लोएम टिश्यू एक्सटेंड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। जो फ्लोएम टिश्यू है और जो जाइलम टिश्यू है वो पूरी प्लांट बॉडी के अंदर फैला हुआ होता है, ठीक है, पूरी प्लांट बॉडी के अंदर फैला हुआ होता है। चाहे हम जड़ों की बात करें, चाहे हम लीव्स की बात करें, चाहे हम किसी टहनी की बात करें, ब्रांचेस की बात करें या स्टेम की बात करें, हर एक बॉडी पार्ट के अंदर जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट होगा। प्लांट हैव गैसेस एक्सचेंज टेकन प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। रूट ऑल्सो एक्सचेंज गैसेस विद इन द स्पेस इन द सॉइल, ठीक है। ये हम ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे प्लांट के अंदर। तो प्लांट के अंदर फूड का और वाटर का ट्रांसपोर्ट अंदर की बॉडी में तो हो जाएगा, लेकिन बाहर से भी तो हमें अंदर लेके आना पड़ेगा भाई। अगर हमें लीव्स से फूड का ट्रांसपोर्ट पूरे बॉडी पार्ट्स में करना है तो फूड को बनाना भी पड़ेगा। अब फूड बनाने के लिए प्लांट की बॉडी में पहले ही रॉ मटेरियल सारे प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उस रॉ मटेरियल को भी बाहर से लेना पड़ेगा। बाहर से क्या लेगा वो, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लेगा, पानी अंदर ले लेगा, तो वो किसके थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू करेगा। दूसरी चीज, अब इतनी सारी एक्टिविटीज हो रही हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वेस्ट भी जनरेट होता होगा, ठीक है। अगर इतनी सारी एक्टिविटीज हो रही है प्लांट की बॉडी के अंदर, उसके अंदर फूड की फॉर्मेशन हो रही है, तो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट भी कुछ ना कुछ तो बनता होगा। तो वहां पे पानी जब
प्लांट के अंदर जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में पानी हो जाता है तो वो क्या करता है, उस पानी को लीव्स के सरफेस के थ्रू बाहर निकाल देता है, लीव्स के सरफेस के थ्रू बाहर निकाल देता है। उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। और वो जो पानी लीव्स के सरफेस से बाहर निकल रहा है वो छोटे छोटे पोर्स से, छोटे छोटे छेदों से बाहर निकल रहा है, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, लीव के सरफेस के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। अब उन लीव्स के थ्रू क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का भी एक्सचेंज होगा, ठीक है। बाहर से इन्वायरमेंट से सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन गैसेस की भी मूवमेंट होगी और गैसेस का भी एक्सचेंज होगा। उसी तरीके से रूट्स भी थोड़ा बहुत गैसेस का एक्सचेंज करने में हेल्प करेंगी। अब ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं कि जाइलम के थ्रू और फ्लोएम के थ्रू हमारा ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है। तो अभी जल्दी से रिटन फॉर्म में ये देख लो कि हम जाइलम का और फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से इनके अंदर वाटर मिनरल्स का और फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। Xylem is the specialized vascular tissue in the plant transport water and nutrient from the soil to leaves। Xylem का क्या काम है, Xylem टिश्यू का काम है पौधे की जड़ों से लेकर के लीव्स तक वाटर को और मिनरल्स को पहुंचाने का। द फ्लो ऑफ द वाटर इज यूनिडायरेक्शनल एंड इज अपवर्ड डायरेक्शन। सारी बातें पहले समझा चुकी हूँ तो आई थिंक अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसका जो मूवमेंट होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, ऊपर की साइड होगी। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसिंग वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसिंग वाटर लॉस्ट थ्रू द ट्रांसपिरेशन। अब एक बात बताओ, जो प्लांट के अंदर स्टोमेटा के पोर्स के थ्रू पानी बाहर निकल रहा है प्लांट की बॉडी से, अब वो पानी प्लांट की बॉडी से बाहर तो निकल गया, लेकिन हमें प्लांट की बॉडी के अंदर पानी की तो जरूरत है, ठीक है। अब ये जो पानी रूट से लीव्स के अंदर जा रहा है वो किसको रिप्लेस कर रहा है, वो रिप्लेस कर रहा है हमारे स्टोमेटा के पोर्स के पास में जो पानी प्रेजेंट था उसको, ठीक है। अब लीव है, उसके अंदर से अगर इन पोर्स के थ्रू पानी बाहर निकल गया तो यहाँ पे जो पहले पानी प्रेजेंट था वही बाहर निकला है। अब ये पानी अगर बाहर निकल गया तो इस जगह क्या होगी, खाली होगी। तो इस खाली जगह को रिप्लेस करने के लिए जाइलम टिश्यू पानी भेजेगा और वो पानी कहाँ आ जाएगा, इस साइड के ऊपर आ जाएगा। जाइलम इज ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जाइलम क्या है, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो 4 टाइप की सेल्स से बना हुआ होता है। वो 4 टाइप की सेल्स कौन सी हैं, हमारी ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। इनमें से जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो लिविंग सेल होती है, अदरवाइज और सारी डेड सेल्स होती हैं। द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ द जाइलम इज जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो सेल होती हैं वो लिविंग सेल्स होती हैं। वाटर इज अब्सॉर्ब बाय द रूट हेयर and undergo cell to cell movement by the osmosis until it reaches the xylem। यही बात अब बताई थी कि रूट्स जो पानी को अब्जॉर्ब करती हैं रूट हेयर्स के थ्रू, वो डिफरेंट टाइप की सेल्स से होते हुए जाइलम तक पहुंचता है। और जाइलम के अंदर जो ट्रैकिड्स होती हैं और जो वेसल्स होती हैं वो क्या करेंगी, फिर उसको अपवर्ड डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट करवा देंगी साथ में मिलके। वाटर ट्रेवल थ्रू द प्लांट एंड रीच द लीव्स। पूरे प्लांट से हो करके फिर वो लीव्स के अंदर पहुंचता है पानी ट्रैकिड्स और वेसल्स के थ्रू। उसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। उसको क्या बोलेंगे, एसेंट ऑफ सैप। एसेंट का मतलब है ऊपर की तरफ चढ़ना और सैप क्या होता है, जो हमारे वाटर के और मिनरल्स की मूवमेंट होती है, ठीक है। सैप क्या है, वाटर प्लस मिनरल्स। वाटर प्लस मिनरल्स की जो मूवमेंट हो रही है उसको हम बोलते हैं सैप, और ये ऊपर की साइड में हो रही है इसलिए हमने बोल दिया कि एसेंट ऑफ सैप है। फैक्टर अफेक्टिंग द एसेंट ऑफ सैप। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एसेंट ऑफ सैप को अफेक्ट करते हैं। मतलब जो पानी हमारे रूट्स से लीव्स तक जा रहा है उसको, वो किस किस की वजह से उसकी स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब जो पानी जा रहा है उसकी कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी। रूट से अगर पानी लीव्स तक जा रहा है तो उसकी कोई ना कोई तो स्पीड होगी। तो ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो उसकी स्टेप को बढ़ा देती हैं, ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो उसकी स्पीड को कम कर देती हैं, ठीक है। तो उनमें कौन कौन आएंगी, एक तो आएगा हमारा रूट प्रेशर, दूसरा आएगा हमारा ट्रांसपिरेशन पुल। पहला कौन सा आएगा, ट्रांसपिरेशन पुल, दूसरा आएगा रूट प्रेशर। अब ये रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल किस तरीके से हमारी वाटर की मूवमेंट में हेल्प करेंगी उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देख लेंगे।
ठीक है, वैसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया था जाइलम और फ्लोएम टिश्यू के बारे में, अब इसको कंप्लीट हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू।